हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रिजमोहन सिंह पुंडीर लेकर आया हूं आपके लिए स्पेशली जो सीडीएस एनडीए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए फिजिक्स की लेक्चर की सीरीज़। और ये फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ ना केवल सीडीएस और एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल है, बल्कि ये आपका जो आपके ग्रुप एक्स के स्टूडेंट्स हैं, एयरफोर्स और जो नेवी एसएसआर स्पेशल अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आई होप अगर आप हमारे साथ इस लेक्चर सीरीज़ में बने रहते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले मैं एक थोड़ा सिलेबस का ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग कैसे कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम देख लेते हैं आपका जो ये सिलेबस है। ये मैंने कॉमन सिलेबस आपका पूरा डिज़ाइन किया है एनडीए और सीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए, और ना केवल एनडीए सीडीएस बल्कि आपका एयरफोर्स ग्रुप एक्स और नेवी एसएसआर के बच्चे जो हैं वो भी इस लेक्चर सीरीज से बेनिफिट ले पाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं सिलेबस ओवरव्यू। तो हम बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस की। ठीक है जी, तो सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। सिलेबस ओवरव्यू, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें इसमें डिस्कस करनी है वो है बच्चों, जो पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना होगा वो है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, आपके यूनिट्स क्या होती हैं, डायमेंशन क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है। तो जितना भी आपका फिजिक्स का बेसिक एस्पेक्ट है फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स, कि फिजिक्स आपको होती क्या है। ठीक है जी, हम फिजिक्स में करते क्या है, पढ़ने क्या वाले हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन में। आफ्टर दैट जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, और हर साल इसमें एक आध क्वेश्चन आपका अटक ही जाता है, स्पेशली जो उसका डायमेंशनल एनालिसिस वाला टॉपिक है उसमें आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है नहीं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स अपने आप में इसके अंदर दो टॉपिक आपके आते हैं काइनेमेटिक्स में। एक आता है 1D मोशन और दूसरा आपका आता है 2D मोशन। ठीक है जी, तो काइनेमेटिक्स में आप पढ़ेंगे बॉडीज के मोशन के बारे में, जो बॉडीज मोशन में है आप उनकी स्टडी करेंगे। राइट, तो इसमें भी आप इसको दो तरह के आपके मोशन होते हैं। 1D मोशन जिसमें कि बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, दूसरा आपका है 2D मोशन जिसमें कि आपको पता ही है कि बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन जो हो गया, बॉडी का सर्कुलर मोशन हो गया। ये किस प्रकार के मोशन है आपके, ये है आपके 2D मोशन। राइट, तो 2D मोशन में भी आप दो प्रकार के मोशन आप पढ़ेंगे। पहला आप पढ़ेंगे कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें जैसे सपोज करते हैं आपने किसी फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल का जो पाथ होता है वो कैसा पाथ होता है, वो होता है आपका पैराबोलिक पाथ, है ना। तो ये जो मोशन है इसको हम किसके अंडर में पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर में पढ़ेंगे। तो सेकंड जो मोशन है जो है हमारे पास सर्कुलर मोशन बताने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी गोल गोल घूम रही है ना, गोल गोल घूम रही है इस पाथ में, इस तरह के पाथ में घूम रही है। तो किस प्रकार का पाथ है आपका, ये सर्कुलर पाथ है आपका ये। तो इस पाथ को फॉलो करने के दौरान जो बॉडी का मोशन होगा उसको स्टडी करेंगे हम लोग इस टॉपिक के अंडर में। राइट, तो ये था आपका काइनेमेटिक्स का पार्ट। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे आपका क्या, जो थर्ड टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। अच्छा जी, अब बॉडी का जो मोशन है हम उसको दो प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। आप केवल अगर बॉडी का मोशन स्टडी कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको हम, काइनेमेटिक्स। पर अगर आप बॉडी के मोशन की स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ में आपको इस बात में भी इंटरेस्ट है कि भैया बॉडी के मोशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, तो मतलब आप फोर्सेस की स्टडी भी कर रहे हैं, तो आप स्टडी करेंगे किसके अंडर में, लॉज ऑफ मोशन के अंडर में स्टडी करेंगे, है ना। तो दूसरा आपने सुना होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशंस, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स के अंडर में, लॉज ऑफ मोशन स्टडी करते हैं हम लोग डायनामिक्स के अंडर में, डायनामिक्स में जिसमें आप फोर्स की स्टडी भी करते हैं, समझ गए ना। तो ये लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके न्यूटन के 3 लॉ हैं, प्लस इसमें हम लोग फ्रिक्शन भी जोड़ लेंगे। ठीक है जी, फ्रिक्शन भी आपका वैसे मैं लॉज ऑफ मोशन के अंडर में ही लेता हूं, बट हम थोड़ा सा इसको फ्रिक्शन को अलग से स्टडी करेंगे, बिकॉज फ्रिक्शन से काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं, स्पेशली आपके ग्रुप एक्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम फ्रिक्शन को थोड़ा सा अलग से स्टडी करेंगे। राइट, जो हमारा 6th टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी पावर। कई बार काफ़ी सारे टफ क्वेश्चन आपको लगता है, बहुत टफ क्वेश्चन होता है, बट अगर आप उसमें वर्क एनर्जी पावर के कंसेप्ट यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली और सॉल्व हो जाता है आपका। ये कई बार लगता है कि क्वेश्चन भाई इसमें मैकेनिक्स के फॉर्मूले लगेंगे, क्या लगेंगे इसमें, लॉज ऑफ मोशन के फॉर्मूले लगेंगे, बट अगर आप सिंपली उसमें वर्क एनर्जी पावर के या एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं तो वो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, तो वर्क एनर्जी पावर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर आपका ये। राइट, उसके बाद जो हमारा 6th टॉपिक होगा वो होगा रोटेशनल डायनामिक्स। अच्छा जी, रोटेशनल डायनामिक्स क्या होता है भाई, अगर आप बॉडी के स्ट्रेट लाइन मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो आप वो स्टडी करेंगे किसमें, लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है जी, पर अगर आपकी बॉडी रोटेट कर रही है, अपनी जगह पे घूम रही है, या फिर वो किसी पॉइंट के अबाउट बहुत बड़े उसमें घूम रही है ना,
रिवॉल्यूशनरी मोशन है या रोटेशनल मोशन है, तो उसकी मोशन की स्टडी करेंगे हम किसमें, रोटेशनल डायनामिक्स में, ठीक है, जिसमें आप टॉर्क वगैरह, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब आप चीज़ें पढ़ने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जिसको हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास में है 7th हमारे पास टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स आपकी उनकी प्रॉपर्टी करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी सॉलिड, किसी भी सब्सटेंस से हम दो तरह की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं। पहली होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है थर्मल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं किसी सॉलिड के ऊपर, जैसे कि ये पेन है, इसके ऊपर अगर मैं कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूँ, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूँ, तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स के क्या होते हैं इन्फ्लुएंस में ये बॉडी कैसे बिहेव करेगी, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो उसको हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। 8 जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स आपके पास क्या होते हैं भाई, फ्लूइड्स आपके पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, जिनकी क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। फ्लूइड भी आपके, फ्लूइड में 2 कैटेगरी हैं, लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम लिक्विड और गैसेस को थोड़ा अलग अलग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हम मेनली अभी फोकस करेंगे किस पे, इसमें लिक्विड से फोकस करेंगे। किस में फोकस करेंगे, लिक्विड में। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे आपके पास आता है इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जो सॉलिड्स आपके होते हैं उनकी थर्मल, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे पढ़ेंगे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे उन्हीं सॉलिड्स की थर्मल प्रॉपर्टीज। वही अगर मैं सॉलिड को हीट करूँ तो ये कैसे एक्सपेंड होगा, एरिया एक्सपेंड होगा, इसका लेंथ एक्सपेंड होगी, वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, या फिर इसमें से हीट अगर मैं ट्रांसफर करूँ तो कैसे हीट ट्रांसफर करेगी, है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ, इनफैक्ट सॉलिड्स ना बोल के मैं सब्सटेंस ही बोल देता हूँ उसमें, राइट। तो सब्सटेंसेस की जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारे पास 10th टॉपिक है जिसको भी हमें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है जी। तो हीट क्या होती है, क्यों फ्लो करती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हीट फ्लो को अफेक्ट करेंगे, वो सब आप इस टॉपिक के अंडर में पढ़ने वाले हैं। और लास्टली आप इसमें पढ़ेंगे आपका SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ठीक है जी। तो ये सारे टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। इसके अलावा हम इसमें जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। आपका जब चार्जेस और चार्जेस के बारे में जो आप पढ़ेंगे, चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैट है, चार्ज अगर मोशन में है तो इट बिकम्स इलेक्ट्रिक करंट। तो उन सब की स्टडी आप करने वाले हैं उस वाले टॉपिक में। जो हमारे पास 13th टॉपिक है जिसको हम स्टडी करेंगे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है जब आपका करंट फ्लो करता है तो उसकी एक जो चार्ज फ्लो करते हैं उसे करंट बोलते हैं, और करंट जब भी होता है तो क्या होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है उसके साथ जुड़ी हुई एक, है ना, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उस करंट की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में, राइट। हमारे पास जो 14th टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट, लाइट की स्टडी करनी है। और लाइट से जुड़े हुए बहुत सारे जो फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, हल्का फुल्का इंटरफेरेंस क्या होता है, आपका डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको आप स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंडर में, ऑप्टिक्स के अंडर में, राइट। तो ऑप्टिक्स को भी हम 2 तरीके से स्टडी करते हैं। अगर मैं लाइट को पार्टिकल मान लूँ, है ना, लाइट को अगर मैं पार्टिकल मानूँ, और आपको पता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते हैं, उस स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या बोलते हैं, हम रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे। तो लाइट को अगर पार्टिकल मानोगे तो हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। पर अगर लाइट को अगर मैं वेव मानता हूँ, वेव, तो उसको हम वेव ऑप्टिक्स के अंडर में पढ़ने वाले हैं, राइट, वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद जो आपका 15th टॉपिक आपका आएगा वो आएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा हमें डेप्थ में जाना नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में आपका हल्का फुल्का डुअल नेचर आपका आ जाएगा, और सेमीकंडक्टर आपका आ जाएगा, और कम्युनिकेशन सिस्टम से कुछ क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो वो हम कंबाइनली मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो इसमें आपका वैसे 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपके पूछ ही लेता है वो, जिसमें कि आपका सेमीकंडक्टर्स आपका हो गया, ठीक है जी, आपका डुअल नेचर आपका हो गया, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम आपका हो गया, और एटम न्यूक्लियाई आपका हो गया। तो ये सब टॉपिक्स हैं, उसको हम कंबाइनली मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका पूरा सिलेबस का ओवरव्यू, और इसको हम तरीके से लेके चलेंगे। CDS वाले जो बच्चे हैं स्पेशली ध्यान रखेंगे कि उन पे न्यूमेरिकल नहीं बनते उनके पास, उनके बनते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। वही एप्लीकेशन, आपका 3rd लॉ का एप्लीकेशन कहाँ पर है, 2nd लॉ का एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो CDS वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, उनका एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है, जितने भी आप लॉज या जितने भी आपके थ्योरम्स पढ़ेंगे, उनके एप्लीकेशन वाला पार्ट है, उस पर काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं, समझ गए ना। अच्छा, इसमें एक चैप्टर मैंने मिस कर दिया, मैं थोड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस कर दिया, मेरे दिमाग में था वो था हमारे पास ग्रेविटेशन, ठीक है जी। तो हमारा जो 7th टॉपिक था ग्रेविटेशन, मैं सोच भी रहा था, तो ग्रेविटेशन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मिस हो गया था, ठीक है जी। और NDA के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं पहले बता दूं,
क्या होता है आपका, उनका ग्रेविटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, मैं सोच ही रहा था इसमें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो ग्रेविटेशन इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा। ग्रेविटेशन के बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आफ्टर दैट आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है जी। उसके बाद आपका ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर में स्ट्रेस करना पड़ेगा। आप मान के चलें, अगर एनडीए में बात करूं तो 20-25 क्वेश्चन फिजिक्स आपके एनडीए में रहते हैं और 25 क्वेश्चन तक बनते हैं। 25 क्वेश्चन में से आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स से मान लीजिए जो मैंने स्टार मार्क किए हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी हाई वेटेड टॉपिक्स हैं, तो इनमें जब भी ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा तो आप लोगों को प्रॉपरली अटेंशन पे करना है अपना, राइट। तो ये था आपका सिलेबस का ओवरव्यू। चलिए हम डिस्कस करते हैं टॉपिक्स को वन बाय वन। आज मैं भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे हम लोग कि आपकी फिजिक्स होती क्या है ना। तो एक तरह से हम लोग लेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है जी। तो इससे पहले कि मैं कुछ पढ़ाना शुरू करूं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भैया कि आपका फिजिक्स होती क्या है, ठीक है, क्यों हम फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, हमें क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो पहले मैं बात करता हूँ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। फिजिक्स आपका नेचर का पार्ट है। अब नेचर में क्या है भाई, लाइफ को सपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सब नेचर का पार्ट है। सब क्या है? नेचर है। पूरा यूनिवर्स ही अपने आप में क्या है? एक नेचर है। क्या है? नेचर है। अब आप बोलोगे सर नेचर तो केवल अर्थ में है, अर्थ में ही दिखती है मैं नेचर। अरे भैया अर्थ भी तो कभी क्या थी, अर्थ में कभी जीवन ऐसे कैसा आया? अर्थ में एक कार्बोनिफेरस एस्ट्रॉइड बाहर से आया, अर्थ में टकराया, है ना। जब अर्थ में जीवन का नामो निशान नहीं था। अर्थ भी क्या था? एक हॉट मैग्मा का गोला था, एक हॉट पीस ऑफ लावा था, है ना। तो इसमें भी तो जो आपकी लाइफ आई बाहर से आई, एक कार्बोनिफेरस आके टकराया, कार्बोनिफेरस एस्ट्रॉइड टकराया, उसमें से लाइफ के बीज यहाँ पे बोए उसने, समझ गए ना। तो यहाँ पे भी जो लाइफ आई है बाहर से ही आई है। ये मत समझिए कि लाइफ अर्थ में ही ओरिजिनेट हुई है। तो मतलब पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। इट इज़ अ नेचर, अपने आप में पूरा क्या यूनिवर्स ही क्या है? नेचर है, ठीक है जी। अब इस नेचर में वो घटना है जिसको कि आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, है ना, वो हम फिजिक्स के अंडर में पढ़ने वाले हैं, समझ गए ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं बात करता हूँ एयर की। अगर एयर जो फ्लो कर रही है, उस एयर के फ्लो की वेलोसिटी आप मेजर कर सकते हैं। उस एयर फ्लो को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, है ना, प्रेशर डिफरेंस, अगर आप उसको मेजर कर सकते हैं तो आप सब किसके अंडर में पढ़ेंगे? फिजिक्स के अंडर में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से इस नेचर में ऐसी घटनाएं भी होती है जिसको कि आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलता हूँ कि हम खुश हैं, पर हम ये नहीं बता सकते हम कितने खुश हैं, ठीक है जी। कुछ तो कोई हम ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम ये बोल सकते हैं कम खुश हैं, या हम लोग सैड हैं, पर ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कितने खुश हैं आप पे। तो जो खुशी है ये हमारे नेचर का पार्ट है, बट हम इसको मेजर नहीं कर सकते, तो हम इसको फिजिक्स के अंडर में नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हो। तो फिजिक्स के अंडर में हम केवल वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिसको कि हम मेजर कर पाएंगे। तो मतलब नेचर का वो पार्ट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वही हम फिजिक्स के अंडर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो फिजिक्स क्या है भाई? फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर। पूरी नेचर को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। पूरी नेचर में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसको भी हम मेजर नहीं कर पाए, तो पूरी नेचर को फिजिक्स नहीं बोलेंगे। केवल वो पार्ट है जिसको कि आप समझ सकते हैं, है ना, मेजर कर सकते हैं, वो फिजिक्स में आपका आएगा। तो फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है जी। या यूं कहूं, जो फिजिक्स है वो साइंस ऑफ मेजरमेंट है, मतलब नापने का विज्ञान ही क्या है? फिजिक्स है। क्योंकि फिजिक्स में आपको क्या नापना है, और नापी जा सकने वाली जो चीजें हैं वही आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स क्या है? इट इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। साइंस ऑफ मेजरमेंट, नापने का जो विज्ञान है वही। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें मेजरमेंट आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो मेजरमेंट वर्ड बार बार आ रहा है, इसमें मेजरमेंट वर्ड बार बार आ रहा है। इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मेजरमेंट क्या होता है, हम डिस्कस कर लेते हैं आपके फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है जी। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास क्या होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है भाई। फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वांटिटीज होंगी उन्हें फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसको कि आप मेजर कर सकते हो, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब मेजरेबल क्वांटिटीज, नापी जा सकने वाली राशियां, वो क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज, राइट, मेजरेबल क्वांटिटीज, ठीक है जी। तो मेजरेबल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इससे एग्जांपल क्या है भैया? आप किसी चीज़ की लंबाई नाप सकते हो, लेंथ नाप सकते हो, किसी का द्रव्यमान मास नाप सकते हो, है ना, समय को भी नाप सकते हैं, टेम्परेचर को भी नाप सकते हैं, ताप टेम्परेचर हो गया, ऊर्जा एनर्जी को भी नाप सकते हैं आप, है ना, फोर्स को भी नाप सकते हैं, ठीक है जी। आप किसी चीज़ की चमक, कोई कितनी चमकीली है, कमाल की बात है, चमक को भी हम नाप सकते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, है ना, लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये सब नापी जा सकने वाली राशियां हैं,
है ना। इसके बहुत सारी नापी जा सकने वाली, बहुत सारी, सबको जो भी नाप सकते हो सब फिजिकल क्वांटिटी है, और सबको आप फिजिक्स के अंडर में पढ़ेंगे। तो आपको ये थोड़ा आइडिया लग गया होगा भैया फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिजिक्स क्या होता है, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, क्योंकि बार बार वर्ड आ रही है मेजरमेंट, मेजरमेंट बार बार वर्ड आ रहा है, टर्म आ रही है मेजरमेंट। फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटी भी क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी, मेजर करना है आपको, ठीक है जी। अब मेजरमेंट होता क्या है, हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते कैसे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, कैसे मेजर करते हैं इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो फिजिक्स में आपको मेजर ही करना है। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट की। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मेजरमेंट। चलिए हम बात करते हैं मेजरमेंट की। व्हाट इज मेजरमेंट? तो मेजरमेंट को समझने के लिए किसी भी चीज़ को अगर मुझे मेजर करना है, सपोज मुझे इस बोर्ड की लेंथ को ही मेजर करना है, तो इस बोर्ड की लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे भाई? उसके लिए हमें कोई स्टैंडर्ड यूज़ करना पड़ेगा, उस स्टैंडर्ड से हम इस बोर्ड की लेंथ को कंपेयर करेंगे। सपोज में ये डस्टर है, इस डस्टर की लेंथ को एक स्टैंडर्ड लेंथ मान लेता हूँ, तो लेंथ जो होगी इस डस्टर की, इट विल बी ए स्टैंडर्ड लेंथ। अब मैं क्या करूँगा, इस बोर्ड की जो लेंथ है, लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इस बोर्ड की लेंथ को मैं कंपेयर करूँगा इस डस्टर की लेंथ से, ठीक है ना। तो अच्छा, इस डस्टर की इस स्टैंडर्ड लेंथ को हम कोई नाम दे देते हैं। आप इसको नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो आप, ये है ना, मीटर दे दो, आप फुट दे दो, सेंटीमीटर दे दो, हम भी कोई नाम इसको कोई नाम दे देते हैं कि इसको सपोज नाम दे देते हैं हम गोलू, है ना। तो इस गोलू से मैं इस बोर्ड की लेंथ को क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। तो यहाँ पर मैंने रखा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, एक गोलू, दो गोलू, तीन गोलू, चार गोलू, पाँच गोलू, छः गोलू, सात गोलू, इस तरह से रखते रखते मैं यहाँ तक इसको मेजर कर लिया, ठीक है जी। कितनी बार आया, 10 बार रखना पड़ा, मान लेते हैं 10 बार। तो आप बोलेंगे इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, 10 टाइम्स दैट ऑफ गोलू। और गोलू क्या चीज़ है भाई, गोलू आपका एक स्टैंडर्ड लेंथ है, इस डस्टर की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड लेंथ, है ना। तो आपने क्या किया, बेसिकली इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करने के लिए, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपने एक स्टैंडर्ड लेंथ का यूज़ किया, और इस स्टैंडर्ड लेंथ से इस बोर्ड की लेंथ को क्या किया आपने, कंपेयर किया, और इस बोर्ड की लेंथ कितनी आ गई, 10 टाइम्स दैट ऑफ गोलू, है ना। तो मेजरमेंट हम किसी भी चीज़ का ऐसे ही करते हैं, हम उस किसी भी चीज़ को, अगर आपको मास को मेजर करना है तो आप मास को, किसी बॉडी के मास को कंपेयर करते हो एक स्टैंडर्ड मास से, समझ। लेंथ को मेजर करना है, तो लेंथ को आप किसी भी बॉडी की लेंथ को, जैसे इस बॉडी की लेंथ को हमने कंपेयर किया किससे, एक स्टैंडर्ड लेंथ से। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट एक कंपैरिजन प्रोसेस है। क्या आपका ये कंपैरिजन प्रोसेस है? कंपैरिजन प्रोसेस किसको कंपेयर करते हैं भाई, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं, किससे, किसी वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड से। गोलू तो मैंने बोला ना, आप एक वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड ले लो, मीटर ले लो, मीटर एक वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड है। तो आप किसी बोर्ड की लेंथ को मीटर से अगर कंपेयर करोगे, है ना, तो कि उसमें मीटर में लेंथ आएगी, आप बोलोगे इस बोर्ड की लेंथ 2.5 मीटर आई है। इसका मतलब क्या भाई, कि भैया जो स्टैंडर्ड लेंथ है मीटर इतनी, है ना, उससे 2.5 टाइम्स इस बोर्ड की लेंथ, राइट। तो ये कंपैरिजन प्रोसेस है, जिसमें कि इन विच ए फिजिकल क्वांटिटी, इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विद, क्या, किससे कंपेयर करते हैं, कंपेयर्ड विद अ वेल डिफाइंड, पहली बात तो जो भी आप स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। 1 मीटर इतना तो इतना, यानी कि कोई और बोल रहा है इतना, भैया कोई कुछ बोल रहा है, तो वेल डिफाइंड होना चाहिए आपका, वेल डिफाइंड एंड सुटेबली चूजन स्टैंडर्ड, आपको वो स्टैंडर्ड को सुटेबली चूज भी करना है, ठीक है जी, उस स्टैंडर्ड को सुटेबली चूज भी करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मुझे किसी बच्चे का मास मेजर करना है, मास मतलब वेट मेजर करना है, वेट तो नहीं बोलूँगा, मास बोलेंगे, मास को हम केजी में मेजर करते हैं ना। तो किसी बच्चे ने बोला कि सर मेरा मास 50 केजी है, तो वो बच्चा क्या बोलना चाह रहा है कि मेरा जो, उसको बच्चे का जो मास है 50 टाइम्स है। बच्चे ने क्या बोला, मास कितना उसका 50 केजी है, तो बच्चा ये तो बोलना चाह रहा है कि बच्चे का मास 50 टाइम्स है 1 केजी। केजी क्या है, स्टैंडर्ड मास है, क्या ये स्टैंडर्ड है,
है ना। इस स्टैंडर्ड को आप नाम देते हो, इस स्टैंडर्ड को जो भी नाम देंगे, मैंने कहा कि भैया इस पेन का वेट जो है ना, इस पेन का वेट वो स्टैंडर्ड मास है, और इस पेन के मास, इस स्टैंडर्ड वेट को जो मैं नाम दूंगा उसे बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं उसको हम? यूनिट। तो केजी क्या है? उस स्टैंडर्ड का नाम है। केजी किलोग्राम, मैं कहूँगा यूनिट है। क्या है? यूनिट। स्टैंडर्ड, समझ रहे हो? यूनिट है ये, राइट। तो बच्चा बोलना चाह रहा है सर मेरा जो, उस बच्चे का जो मास है 50 गुना है केजी से। केजी से कितना गुना है? 50 गुना है, ठीक है जी। तो बेसिकली कंपेयर ही तो कर रहा है वो बच्चा भी, वो उसने अपना मास कंपेयर किया 1 केजी, 1 केजी से, बताया कि इस 1 केजी से मेरा मास 50 गुना है, 50 टाइम्स है, राइट। तो आपके पास ये मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन प्रोसेस है, जिसमें कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे वो लेंथ हो, है ना, चाहे मास हो, टाइम हो, टेम्परेचर हो, उसको कंपेयर करते हो एक वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड से। तो बच्चे ने अपना मास को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूज किया केजी, समझ रहे हो। पर अगर मुझे किसी एटम का मास मेजर करना है, एटम का मास मेजर करना है, तो क्या केजी सही यूनिट रहेगी? क्या नहीं रहेगी। उस केस में आप एक नई यूनिट यूज करते हो, नया स्टैंडर्ड यूज करते हो एटम का मास मेजर करने के लिए, 1 AMU। किसका यूज करते हैं? 1 AMU। हालांकि 1 केजी और 1 केजी भी मास की यूनिट है, पर इस केस में अगर आपको एटम का मास मेजर करना है तो उसके लिए वो सुटेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है। तो जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो, तो आपके पास जो यूनिट है, जो स्टैंडर्ड है, वो ना केवल वेल डिफाइंड होनी चाहिए, बल्कि आपको सुटेबली चूज करना भी आना चाहिए, समझ गए ना। तो ये आपका था मेजरमेंट। तो मेजरमेंट आपने देखा, किसी भी आप फिजिकल क्वांटिटी, चाहे लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, उसको कंपेयर करते हो उसके स्टैंडर्ड से। किससे कंपेयर करते हैं? उसके स्टैंडर्ड से। और स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड और सुटेबली चूज करना आना चाहिए आपको। तो ये था बच्चों हमारा मेजरमेंट। अच्छा जी, तो हमें एक मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ पता चल गई कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में 2 चीज़ें आपकी आती हैं, एक तो यूनिट मतलब स्टैंडर्ड, और दूसरा एक न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर भैया इस यूनिट से कितना ज़्यादा है, कितना गुना है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, हमारी जो लेंथ है इस स्टैंडर्ड से कितनी गुना है। तो हमारे पास 2 चीज़ें आ रही हैं, है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में आपके पास 2 चीज़ें आएंगी। तो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में 2 चीज़ें आएंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक है जी। PQ स्टैंड्स फॉर फिजिकल क्वांटिटी, है ना, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपकी आएगी, ठीक है जी। अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको कि आप नाप रहे हो, है ना, लेंथ हो गया, कुछ भी हो गया, कितने प्रकार की होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज? नापी जा सकने वाली राशियां भी 2 प्रकार की होती हैं, वेक्टर और स्केलर, ठीक है जी। तो वेक्टर और स्केलर आपकी 2 प्रकार की होती हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स, वेक्टर्स एंड ये दूसरी होती है स्केलर्स, राइट। और जो यूनिट होती है जिससे कि आपने इसको कंपेयर किया है, इस फिजिकल क्वांटिटी को जिससे आपने कंपेयर किया, केजी है, कुछ भी है, ये भी 2 प्रकार की होती हैं आपकी। क्या? फंडामेंटल यूनिट और दूसरी डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है जी। पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो यूनिट के प्रकार हैं आपके, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। कितने प्रकार की यूनिट्स हैं भाई? दिख रहा है आपको ये, फंडामेंटल और डिराइव्ड, ठीक है जी। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भाई फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है भाई? ये वो यूनिट्स होती हैं जिसको कि इंसान, हम लोग डिफाइन करते हैं। 1 केजी होगा तो कितना होगा, 1 मीटर होगा तो कितना होगा, है ना, क्या लेंथ होगी। तो आपके एक पूरे वर्ल्ड से साइंटिस्ट आपके आते हैं, उनकी मीटिंग होती है, हर 20-30 सालों में मीटिंग होती है, वो डिसाइड करते हैं 1 मीटर कितना होगा, 1 केजी कितना होगा, 1 सेकंड कितना होगा, ठीक है जी। तो उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जो हमने डिफाइन कर रखे हैं। कितनी डिफाइन कर रखी है हमने? 7 यूनिट्स डिफाइन कर रखी हैं, 7। उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी डिफाइन कर रखी है। तो ऑल टोटल 7 प्लस 2 फंडामेंटल यूनिट्स है। कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं? 7 प्लस 2, टोटल है 7 प्लस 2। अब आप बोलोगे सर 9 क्यों नहीं बोल दिया आपने? देखते हैं 9 क्यों नहीं बोल दिया। तो जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है, पहली फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी यूनिट होती हैं जो दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती। बाकी सारी जो यूनिट्स होती हैं इन पर डिपेंड करेंगी, फंडामेंटल पे, ये बेस यूनिट होती हैं, है ना। बाकी सारी दूसरी यूनिट होती है इन पर डिपेंड करेंगी, पर ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, तभी इनको फंडामेंटल या बेस यूनिट बोलते हैं। टोटल कितनी है? 7, और ये हमारे इंसानों के द्वारा डिफाइंड होती है आपकी ये। तो टोटल 7 होती हैं। कौन कौन सी? पहले तो बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है भाई? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये सीरियल नंबर आ जाएगा यहाँ पे, सीरियल नंबर, ठीक है जी। फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट क्या है और उसका एब्रीविएशन क्या है? एब्रीविएशन, ठीक है जी। तो पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है हमारे पास लेंथ। लेंथ को हम मेजर करते हैं भाई मीटर में, मीटर इसकी यूनिट है ना। और इसका स्मॉल शॉर्ट सिंबल क्या है? स्मॉल m।
फिर हमारे पास दूसरा आता है मास। मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, ठीक है जी। इसको हम शो करते हैं केजी से। थर्ड हमारे पास में है टाइम, इसको हम मेजर करते हैं सेकंड्स में, और सिंबल आपका आता है क्या, स्मॉल एस। फिर फोर्थ हमारे पास में क्या है, टेम्परेचर, ठीक है जी। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, और इसको कैपिटल के से शो करते हैं, ये ऐसे कैपिटल के, ठीक है जी। पांचवा हमारे पास में आता है लुमिनस इंटेंसिटी, चमक। आप चमक को भी मेजर कर सकते हो, यही फंडामेंटल यूनिट है लुमिनस इंटेंसिटी। चमक भी किसी चीज़ की चमक कितनी है, इसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में। किसमें मेजर करते हैं, कैंडेला में, और इसको शो करते हैं स्मॉल CD से, ठीक। सिक्स हमारे पास में आती है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट होता है उसको भी हम, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर, इसको आप कैपिटल ए से शो कर सकते हो, ठीक है जी। फिर हमारे पास सेवंथ आती है क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किस सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, इसको हम मेजर करते हैं मोल में, MOLE, MOL, ठीक है जी। तो ये आपके पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनकी जो यूनिट्स हैं, ये क्या फंडामेंटल यूनिट कहलाती हैं, बिकॉज इसको हम डिफाइन करते हैं, 1 मीटर कितना, 1 किलोग्राम कितना, 1 सेकंड कितना, 1 केल्विन कितना, ठीक है जी। और इनके शॉर्ट सिंबल्स आपके ही हैं। बाकी जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, चाहे डेंसिटी हो, चाहे आपके पास प्रेशर हो, चाहे फोर्स हो, चाहे एनर्जी हो, उनकी जो यूनिट निकलती है वो इन्हीं से हम डिराइव करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इन 7 फंडामेंटल यूनिट के अलावा हमारे पास में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन सी होती है भाई, वो भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट क्या आती है भाई, वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट की मदद से हम इनको थोड़ा बहुत डिफाइन करते हैं। इनको भी क्योंकि जैसे मैं कैंडेला की बात करता हूँ, तो कैंडेला को डिफाइन करने के लिए हमें एक सप्लीमेंट्री पूरक राशि की जरूरत होती है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको जरा। मैं बात कर रहा हूँ सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो हमारे पास 2 एडिशनल क्या हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। एडिशनल सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी हैं। पहली जो है वो है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है भाई, कोई आपके पास आर्क है, ये आर्क किसी पॉइंट पर कितना एंगल बनाता है, ठीक है जी। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। आर्क की लेंथ कितनी लेता हूँ मैं, L लेता हूँ, ये रेडियस कितना है, R है, ठीक है जी। आर्क की लेंथ कितनी है, L है। तो कैसे मेजर करते हैं थीटा को, यहाँ पे जो थीटा, तो कोई आर्क जो एंगल बनाता है किसी पॉइंट पर, है ना, क्योंकि आर्क ने जो एंगल बनाया पॉइंट पर, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। इसको नापते हैं L/R से, आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस विल गिव यू थीटा एंगल। और इसको हम किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। किसमें, रेडियन में। शॉर्ट नोटेशन RAD, ठीक। तो 9th हमारे पास जो आता है वो आता है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को हम मेजर करते हैं किसमें भाई, ST रेडियन में, ठीक है। STR से आप कर सकते हैं इसको, ठीक। तो ये आपका शॉर्ट नोटेशन है। तो ये 2 आपके क्या सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। आप इनकी मदद से इन यूनिट को थोड़ा बहुत डिफाइन करते हैं, क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। तो दैट्स वाई हमारे पास ऑल टोटल 7 + 2 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है भाई, डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो कि इन सातों से निकाली जाती हैं। इन 7 आपके फंडामेंटल यूनिट के अलावा जितनी भी यूनिट होंगी, है ना, वो सब क्या है, डिराइव्ड यूनिट हैं। तो 1 बाय 1 तो नहीं, तो डिराइव्ड यूनिट में कौन कौन सी यूनिट आती हैं, इन 7 के अलावा जितनी भी हैं, मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, न्यूटन हो गया, जूल हो गया, है ना, पास्कल हो गया, सब क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट है। क्यों, क्योंकि वो जो यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशन इन 7 में से निकाली जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अभी, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड नाम से पता चल रहा है, these units are derived from फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव की जाती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स।
तो हम इनको फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करेंगे। ठीक है जी, अब कैसे डिराइव करेंगे देख लेते हैं इसको। सपोज मैं कहता हूँ, सबसे बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ पहले मैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है भाई, कैसे नापते हैं वेलोसिटी को, मीटर पर सेकंड नापते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो आपने देखा जो वेलोसिटी है वो तो फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हो उसकी जो यूनिट है वो मीटर और सेकंड, जो कि क्या आपस ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो जो वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये लेंथ और टाइम की यूनिट से डिराइव हो रखी है। और लेंथ और टाइम की यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स आपकी होती हैं। उसी तरह से एक्सेलरेशन है आपका, एक्सेलरेशन जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन आपने देखा एक्सेलरेशन की जो यूनिट है मीटर और सेकंड, जो कि एक फंडामेंटल यूनिट है, उनसे डिराइव हो रखी है। ठीक है जी, फोर्स की मैं बात करता हूँ। फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँगा तो क्या मिलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो आपने देखा जी जो आपका फोर्स की यूनिट है वो मास की यूनिट, लेंथ की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड से डिराइव हो रखी है आपकी ये। तो आपने देखा जितनी भी आपकी उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा जितनी भी यूनिट होती हैं सब क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स आपकी होती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसमें एक टर्म आता है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इसको जरा समझ लिया आप, है ना, समझ लीजिए। देखिए जी, डायमेंशनल फार्मूला, अब आपको ये पता है कि कोई भी डिराइव्ड यूनिट जो होती है, कोई भी डिराइव्ड यूनिट डिपेंड करती है किस पर, कोई भी डिराइव्ड यूनिट डिपेंड करती है किस पर, वो डिपेंड करती है फंडामेंटल यूनिट पर। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि कोई डिराइव्ड यूनिट किस हद तक फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती है ना। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला किसी डिराइव्ड यूनिट का, हमें किसी डिराइव्ड यूनिट का डायमेंशनल फार्मूला हमें क्या शो करता है कि भैया वो डिराइव्ड यूनिट किस हद तक आपकी फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती है। तो दिस फार्मूला शोज द डिपेंडेंसी ऑफ द डिराइव्ड यूनिट ऑन द फंडामेंटल यूनिट। दिस फार्मूला शोज डिपेंडेंसी ऑफ डिराइव्ड यूनिट ऑन फंडामेंटल यूनिट। समझ गए ना। तो कोई डिराइव्ड यूनिट किस हद तक फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती है। एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं अगेन वेलोसिटी आप देख रहे हो मीटर और सेकंड पे डिपेंड कर रही है। मीटर और सेकंड अपने आप में क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो आपने देखा जो वेलोसिटी की जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, वो डिपेंड कर रही है आपकी किस पे, मीटर मतलब लेंथ पे अप टू द पावर 1, और टाइम की यूनिट सेकंड पर t की पावर -1। समझ गए ना। तो आपका जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, L1 t -1। ये फार्मूला क्या शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो लेंथ पे और टाइम पे दोनों पे डिपेंड कर रही है। लेंथ पे अप टू द पावर 1 और टाइम पे अप टू द पावर -1 तक डिपेंड कर रही है कौन, वेलोसिटी। ठीक है जी। उसी तरह से एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिख ही रहा है एक्सेलरेशन मीटर और सेकंड पे डिपेंड कर रहा है। तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, L1 मीटर लेंथ पे और टाइम पे अप टू पावर -2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा किसका, ये बन जाएगा किसका, एक्सेलरेशन का। तो ये फार्मूला क्या शो कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो लेंथ पे और टाइम पर डिपेंड कर रही है। और किस हद तक डिपेंड कर रही है, लेंथ की पावर 1 है और टी की पावर -2 है। ठीक है जी। उसी प्रकार से अगर मैं फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालूं, फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सबको पता है ना। मास की SI यूनिट क्या होती है, मास की होती है केजी, और एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। तो फोर्स जो होता है एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम न्यूटन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूटन। पर न्यूटन भी क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्लियर है, मास पे डिपेंड कर रही है आपकी, मास पे, लेंथ पे, मीटर और टाइम पे -2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा किसका, आपका फोर्स का, M1 L1 t -2। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा भाई। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की जो यूनिट होती है जूल, वही सेम यूनिट किसकी होती है, और वर्क की भी होती है। किसकी होती है, वर्क। मतलब जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही किसका होगा, एनर्जी का होगा। और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला को छोड़ दो, अभी वर्क होता क्या है, वर्क आपके पास होता है, याद पता होगा आप लोगों को, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ गए ना। फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। तो एनर्जी क्या होता है, न्यूटन और मीटर इसकी वो होती हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट्स में न्यूटन मीटर होते हैं आपके। न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, M1
L1 T-2 और मीटर क्या हो गया भाई, ये हो गया L1 मीटर ही तो है, दोनों कंबाइन करो क्या मिलेगा M1 L2 T-2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा किसका, एनर्जी का। अच्छा जी, जो यहाँ पे M, L और T है, इसकी जो पावर है 1, 2 और -2, ये क्या है, ये कहलाती है डायमेंशंस। क्या कहलाती है, डायमेंशंस। तो भैया जो एनर्जी की जो यूनिट है जूल, उसकी डायमेंशंस क्या है, उसकी डायमेंशन 1, 2 और -2, मतलब मास पे अप टू द पावर 1, लेंथ पे अप टू द पावर 2 और टाइम पर अप टू द पावर -2 तक डिपेंड करती है एनर्जी की यूनिट, समझ गए ना। तो 1 जो पावर्स होती हैं MLT की, है ना, तो उसे बोलते हैं हम क्या, डायमेंशंस। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो कि डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या शो करता है भाई, ये शो करता है कि आपका कोई भी डिराइव्ड यूनिट है किस हद तक आपकी फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ये हमारे पास में डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है भाई, आपको पता चल गया कि एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ये है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये है। ठीक है जी, अब इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है, तो उसको हम यूज़ करते हैं किसमें, उस डायमेंशनल फॉर्मूले के यूज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये क्या होता है, यूज़ ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला तो पता चल गया, यूज़ कैसे करें, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस में वो चीज़ सीखेंगे। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूले होते हैं ना, ये वाले, ये 3 काम आते हैं। पहला काम क्या होता है, 3 यूजेस। पहला यूज़ क्या होता है, पहला यूज़ होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला, टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला, करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला, कोई गिवन फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है जी, गिवन फार्मूला, तो कोई गिवन फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। दूसरा क्या है, टू डिराइव दी फार्मूला, फार्मूला डिराइव करने का काम भी आता है कि भैया कोई फार्मूला, मैंने कोई आपको बोल दिया कि ये फलाना चीज़ है, फलाना चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो बताओ भैया इसका फार्मूला क्या होगा। तो टू डिराइव दी फार्मूला, तो फार्मूले को डिराइव करने के, टू डिराइव दी फार्मूला। ठीक है जी, और उसके अलावा तीसरा यूज़ क्या है, अगर मैंने आपको बोला कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप फट से बोल दोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपने यहाँ पर मीटर जो कि SI सिस्टम था उसको CGS में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको कन्वर्जन फैक्टर पता था कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। मैं से आपसे पूछूँ 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप फट से बोल दोगे भैया 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर होते हैं, बिकॉज आपको कन्वर्जन फैक्टर पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। बट अगर मैं आपसे बोलूँ 1 न्यूटन जो कि आपकी SI यूनिट है फोर्स की, उसको आप CGS यूनिट में चेंज करिए, आपको तो यहाँ पे कन्वर्जन फॉर्मूला पता ही नहीं है ना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। उसके लिए हम यूज़ करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले का, डायमेंशन एनालिसिस, समझ रहे हो। तो टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम यूनिट में चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ आया हो। तो 1 बाय 1, इससे पहले कि मैं आपका डायमेंशनल एनालिसिस 1 बाय 1 लूँ, आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, जिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सुन लेंगे एक बार। ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, सेम चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनस, है ना। होमोजीनस मिक्सचर पढ़े होंगे आपने क्लास 11-12 में। होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं भाई, है ना। तो होमो का मतलब सेम टाइप के। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। पहली बात तो अगर मैं बोलूँ 2 मीटर प्लस 3 मीटर कितना होता है, 2 मीटर प्लस 3 मीटर कितना होता है, आप लोग फट से बोल देंगे 5 मीटर। फिर मैं बोलूँगा 2 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर कितना होता है, आप थोड़ी देर खोपड़ी खुजाएंगे, फिर बोलेंगे 250 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और कई बच्चे बोलेंगे सर ये होता है 2.5 मीटर। दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपसे पूछ लूँ कि मैं 2 मीटर प्लस 3 kg कितना होता है, बताओ भाई, 2 मीटर प्लस 3 kg, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ मीटर में है, ये चीज़ kg में है। तो इससे क्या निकलती है चीज़ें कि भैया सिमिलर चीज़ें ही ऐड हो सकती हैं और सिमिलर चीज़ें ही सबट्रैक्ट हो सकती हैं। मीटर में मीटर ऐड हो सकता है, मीटर में मीटर की ही यूनिट ऐड हो सकती है, और क्या बोलते हैं मास में केवल मास की ही यूनिट ऐड हो सकती है। अगर मैं मीटर में किलोग्राम ऐड करूँगा तो एरर आ जाएगा भाई, ये दोनों ऐड नहीं होंगे। ठीक है जी, तो दे आर नॉट मेंट फॉर एडिशन, तो इनमें कोई चीज़ होगी ही नहीं। तो एक चीज़ समझ आ गई, सिमिलर चीज़ में सिमिलर चीज़ ऐड होती है। ठीक है जी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है।
अच्छा जी, 2 मीटर प्लस 3 मीटर कितना आया भाई? 5 मीटर। अरे ये भी तो मीटर में आया। तो जब दो सिमिलर चीज़ों को ऐड करोगे, जो तीसरी चीज़ आएगी वो भी सिमिलर होगी। ऐसा थोड़ा है कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर आपको 5 किलोग्राम हो गया, 5 केजी हो गया। तो मतलब पहली बात तो दो सिमिलर चीज़ें ही ऐड होंगी और सब्ट्रैक्ट होंगी, और जो रिजल्ट आएगा वो भी इनसे सिमिलर होगा। अगर लेंथ ऐड की तो लेंथ ही मिलेगी, मास ऐड की तो मास मिलेगा, समझ गए ना। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या बोलता है? सिमिलर क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो सिमिलर क्वांटिटी को ही आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होगी, द रिजल्टिंग क्वांटिटी, रिजल्टिंग क्वांटिटी, क्वांटिटी विल बी ऑफ सेम नेचर, विल बी ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर, विल बी ऑफ सेम नेचर as that of adding or subtracting quantities, adding or subtracting quantities। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी का जो नेचर है वैसे ही नेचर होता है किसका? जो रिजल्टिंग क्वांटिटी आपकी होगी। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे समझ आया हो, ठीक है जी। तो ये आपको क्लियर हो गया भाई प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या होता है, कि सिमिलर चीज़ें ही आपकी ऐड होती है और सिमिलर चीज़ें ही आपकी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक। अब मैं बात करता हूँ यूजेस की। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मैं कहता हूँ कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला, आपको मैं बोल दूँ भैया कोई गिवन फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, कैसे चेक करेंगे भाई इसको, है ना। वापस पे आते हैं, जैसे मैंने बोल दिया आपके पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए एस। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एस क्या यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है। ए क्या? एक्सेलरेशन है। यू क्या? इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या? फाइनल वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला सही है कि गलत है? तो आप चेक करेंगे डायमेंशंस क्या है इनकी, इसकी। अच्छा, आपको पता है कि सिमिलर चीज़ में सिमिलर चीज़ ऐड होनी चाहिए, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगी और वेलोसिटी ही मिलेगी, ठीक है जी। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये वाली टर्म भी वेलोसिटी होनी चाहिए, और ये वाली टर्म तो खैर वेलोसिटी है ही, तो ये दोनों तो वेलोसिटी है। इसको चेक कर लो भैया, क्या ये भी वेलोसिटी टर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कैसे चेक करेंगे? वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L1t-1 मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? L1t-1 है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? ये भी वेलोसिटी है, L1t-1 है। इसका पता नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन और एस आ रहा है। एस का डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का होता है L1t-2, L1t-2, और एस का क्या होता है? L1 डिस्प्लेसमेंट है ना, मीटर। तो इन दोनों को करोगे तो क्या मिलेगा हमें? मिलेगा L2t-2, L2t-2। ये मिल रही है L1t-1, ये मिल रही है L1t-1। तो क्या L1t-1 में L2t-2 ऐड हो सकता है क्या? ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी हो गई। ये मीटर है तो कुछ और आ रहा है भाई, ये मीटर नहीं आ रही है, ये क्वांटिटी मीटर नहीं आ रही, तो मीटर पर सेकंड नहीं आ रही है, मीटर पर सेकंड नहीं आ रही है। तो मीटर पर सेकंड में तो मीटर पर सेकंड ऐड होगा। तो मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, ये फॉर्मूला गलत है, समझ रहे हो? ये फॉर्मूला सही हो ही नहीं सकता। दो डिफरेंट क्वांटिटीज, डिसिमिलर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड, समझिए ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो उनकी यूनिट्स को लगा के, कि भाई उनके यूनिट्स के जो डायमेंशन फॉर्मूला को लगा के आप चेक कर सकते हो कि भैया फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ठीक है जी। अगला आता है टू डिराइव द फॉर्मूला। इसमें हमें डिटेल में जाना नहीं है, क्लास 11th का वही टॉपिक आपका वो है, इसमें बहुत ना डेरिवेशन बेस्ड आपका होता है ये। तो हमें इसमें डिराइव करना नहीं, कोई फॉर्मूला डिराइव करना नहीं है, हमें केवल इसका ख्याल रखना है। और आपका ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हल्का फुल्का ही आना चाहिए, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे चेंज करें, ठीक है जी। इसका भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हाउ कैन वी कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे देखते हैं एक बार इसको। अच्छा, सिस्टम ऑफ यूनिट कितने होते हैं वहाँ हमारे पास? एक होता है MKS सिस्टम, जिसमें कि लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को केजी में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एक होता है FPS सिस्टम, FPS फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड मतलब लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एक होता है CGS सिस्टम, CGS में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। उसके बाद आता है SI सिस्टम। SI सिस्टम को है ना पता ही है आप लोगों को, अभी जो 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं वो डिफाइन होती है SI में, ठीक है जी। तो SI में फंडामेंटल यूनिट कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं हम लोग SI में, ठीक। तो हम बात करते हैं कि कैसे हम, जैसे मैंने बोला आपको 2 मीटर में कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो यहाँ पर तो आपको कन्वर्जन फैक्टर पता है कि भैया 2
1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो आपने बोल दिया भैया 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर है, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर पता था। पर अगर आपको मैं बोल दूं कि भैया 7 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, कितने डाइन होते हैं, न्यूटन SI यूनिट है और डाइन क्या है? CGS यूनिट है फोर्स की। तो आपको यहाँ पे SI को किस में कन्वर्ट करना है? SI को कन्वर्ट करना है CGS में। समझ रहे हो? यहाँ पे तो कन्वर्जन फैक्टर नहीं पता है, अगर पता है तो अच्छी बात है, पर मोस्टली बच्चों को नहीं पता होती है कि भैया 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो आप डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से इस 7 न्यूटन में कितने डाइन है पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्या करना है? SI सिस्टम को किसमें कन्वर्ट करना है भाई? CGS में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डाइन क्या है? CGS यूनिट है और न्यूटन क्या? SI यूनिट है। अच्छा, SI यूनिट में मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है 1 kg SI में। लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट होती है 1 मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है भाई? 1 सेकंड। CGS में मास की यूनिट क्या होती है भाई? 1 ग्राम। ठीक है जी। लेंथ की यूनिट क्या होती है? ये होती है 1 सेंटीमीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? यहाँ पर टाइम की यूनिट भी 1 सेकंड होती है। ठीक है जी। आपको पता है कि आप चाहे 2 मीटर लिखो चाहे 200 सेंटीमीटर लिखो, क्या दोनों की वैल्यू बराबर है? अगर यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आ गई, यूनिट बड़ी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, तो 2 मीटर और 200 सेंटीमीटर की वैल्यू बराबर है। तो अगर आप SI को इस केस में किसमें कन्वर्ट कर लेते हो? CGS में, तो वैल्यू भी क्या आएगी? सेम ही तो आएगी फोर्स की। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, यहाँ पे U1 है, बराबर N2 U2। याद करो, किसी भी चीज़ के मेजरमेंट में 2 चीज़ आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, है ना। तो यहाँ पर जो आपके पास मेजरमेंट है फोर्स का, जैसे मैंने कहा 7 न्यूटन में कितने, ये वाला हमारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 7 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो N1 की जगह कितना आ जाएगा? 7। U1 की जगह क्या आ जाएगा? अच्छा, है तो फोर्स ही, चाहे आप SI ले लो या चाहे आप न्यूटन ले लो चाहे डाइन ले लो, दोनों फोर्स ही तो हैं। तो क्या दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा? तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा तो यूनिट 1 जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स है, इसका हो जाएगा L1 M1 L1 T - 2 1 1 1। ठीक है जी। और यहाँ पर जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं हमें CGS में, वो तो फाइंड करनी है कि भैया 7 न्यूटन में कितने डाइन है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को N2 लिखेंगे, पर डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है कि भैया M⁴ L⁴ T⁻², नीचे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? N2 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी N2 बराबर 7 × M1/M2⁴ L1/L2⁴ T1/T2⁻²। M1/M2 कितना भाई? M1/M2, M1 की वैल्यू कितनी है? M1 की वैल्यू हमारे पास में 1 kg, कितनी है? 1 kg। और M2 की वैल्यू कितनी है? 1 ग्राम की पावर 1। L1 की वैल्यू कितनी भाई? 1 मीटर। L2 की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर की पावर 1। T1 की वैल्यू कितनी है? 1 सेकंड, 1 सेकंड/1 सेकंड की पावर -2। सेकंड से सेकंड गया। अब हमें ये तो नहीं पता कि भाई 1 न्यूटन में कितने डाइन हैं, पर हमें ये तो पता है ना कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, 1 kg में कितने ग्राम है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, तो पुट कर देंगे वहाँ पे। ठीक है जी। तो वहाँ पे अगर उन चीज़ों को मैं पुट करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो उसको अगर मैं देखता हूँ तो N2 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 7 × अंदर है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आपके आ जाएंगे अपॉन 1 ग्राम की पावर 1। L1 कितना है भैया आपका? 1 मीटर है, उसको लिखेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 1। L1 कितनी है भाई? लेंथ कितनी है? 1 सेकंड, 1 सेकंड तो कट गया, ये तो 1 1 कट गया, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, तो ये पूरी चीज़ 1 आ जाएगी × 1। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया भैया, ग्राम से ग्राम गया, ये हो जाएगा 7 × 10⁻³ × 10⁻², कितना आ जाएगा? 7 10⁻5 आ जाएगा। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 10⁻5 आपकी आ गई। तो इस N2 की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, है ना। अब आपको पता है N2 की वैल्यू आ गई, तो आपको होता है एज N1 U1 = N2 U2। ये होता है, आपको अच्छी तरह पता है N1 की वैल्यू कितनी है? SI सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 7 न्यूटन, 7, और यूनिट U1 कितनी है? न्यूटन। और N2 कितना आ गया? 7 × 10⁵ और U2 कितना होता है? डाइन। तो आप बोलेंगे 7 न्यूटन बराबर, 7 न्यूटन में कितने डाइन हो गए? 7 न्यूटन हो गए 7 × 10⁵ डाइन। तो इस तरह से आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को, SI को हमने किसमें चेंज कर लिया? CGS में चेंज कर लिया बाय द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। समझ गए ना। अगर कन्वर्जन फैक्टर पता होता आपको कि भाई 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या चीज़ निकल के आ रही है? 1 न्यूटन में कितने डाइन है? 10⁵ डाइन है।
ठीक है जी। अगर ये पहले पता होता तो हम डायरेक्टली निकाल लेते, पर हमें पहले पता ही नहीं था कितना है, तो इसलिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज़ करके निकालना पड़ा कि 7 न्यूटन में कितने डायन हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों ये था आपका डायमेंशनल एनालिसिस, आपका ये डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज के लेक्चर में करते हैं बस इतना ही, कल बढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है जी। तो होप आपको कुछ चीज़ें अगर सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन है, ठीक है जी। तो कल मिलते हैं बच्चों फिर आपसे।